हेलो दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल इंटर परीक्षा 2025 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से ना आपके एग्जाम में 3 गो क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है ना, आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन क्या है, तो इसका आंसर होगा वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थितियों में रॉल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थितियों में रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। देखिए, आप लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। मतलब एकदम शॉर्टकट परिभाषा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑन आदर्श विलयन क्या है। ऑन आदर्श विलयन क्या है, तो देखिए जो ऊपर वाला परिभाषा था ना आदर्श विलयन का, उसका सेम अपोजिट परिभाषा क्या हो जाएगा ऑन आदर्श विलयन का। तो देखिए ऊपर वाला परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए उसका ना सेम अपोजिट होगा वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण के स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे ऑन आदर्श विलयन कहा जाता है। मतलब हम बोले ना कि ऊपर वाला का सेम अपोजिट होगा, बस इसमें नहीं लगा देना है। तो ऊपर वाला परिभाषा था आदर्श विलयन का वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन करता है, और इसमें आपका है ना रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो इसको ऑन आदर्श विलयन कहा जाता है। वैसा विलयन जो ताप एवं सांद्रण की स्थिति में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, इसको ऑन आदर्श विलयन कहा जाता है। तो आप लोग दोनों परिभाषा को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछता है और दोनों में अंतर दे देगा, तो आप लोग दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा, तो आप लोग का कंप्लीट 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मोल प्रभाज से क्या समझते हैं। मोल प्रभाज से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग का नाम जितना क्वेश्चन कराएंगे सबका आंसर शॉर्ट में कराएंगे ताकि आप लोग को याद करने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से याद हो जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए परिभाषा कह रहा है किसी विलयन में एक अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे सटीक परिभाषा है मोल प्रभाज का, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए अगला जो क्वेश्चन है एकदम सबसे आसान परिभाषा है, उप सह संयोजक संख्या क्या है। मतलब एक लाइन का परिभाषा, इसको आप लोग रट जाइएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, लेकिन इसको याद रखिएगा कहीं क्वेश्चन पूछ दे। तो देखिए इसका परिभाषा आप लोग सुनिएगा, किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे शॉर्ट परिभाषा है किसी संकुल यौगिक में कुल लिगेंडों की संख्या को उप सह संयोजक संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, देखिए क्वेश्चन कर रहा है अणु संख्यक गुण धर्म क्या है। अणु संख्यक गुण धर्म क्या है, किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अणु संख्यक गुण धर्म कहते हैं। देखिए किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक पर नहीं, उसे अणु संख्यक गुण धर्म कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, किसी विलयन का वह गुण जो सॉलिड के मोलों की संख्या या कोरों की संख्या पर निर्भर करता है या डिपेंड रहता है। डिपेंड मतलब क्या होता है, निर्भर करता है, लेकिन उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है। ये वाला स्टेप आप लोग ध्यान से समझिएगा, उसके प्राकृतिक पर नहीं, यानी उसके प्राकृतिक पर निर्भर नहीं रहता है, इसी को अणु संख्यक गुण धर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा नो, देखिए आप लोग का ना सब क्वेश्चन एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। जितना हम यूट्यूब पर कराएंगे वीडियो ना, सब वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आप लोग का एग्जाम में ये को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब आप लोग क्वेश्चन को बना कर आइएगा, बस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। वाष्प दाब का अवनमन से क्या समझते हैं। तो देखिए जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। देखिए जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। आप लोग परिभाषा को याद रखिएगा, जब शुद्ध द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं। हिमांक का अवनमन से क्या समझते हैं। तो देखिए जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। इसका न जो परिभाषा है सबसे शॉर्ट परिभाषा है, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हिमांक का अवनमन कहा जाता है। जिस ताप पर, ताप मतलब टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ताप बोला जाता है। तो जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसी को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं। हैलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। देखिए हैलोजन परिवार के सदस्यों को आप लोग याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य हैं। तो आप लोग चारों नाम को याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप लोग 10 बार पढ़िएगा ना तो एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन परिवार के सदस्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, पराशर दाब किसे कहते हैं। पराशर दाब किसे कहते हैं। तो देखिए पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। देखिए पराशर की क्रिया को रोकने के लिए, देखिए जो पराशर की क्रिया होती है ना, इसको रोकने के लिए विलयन पर आरोपित आवश्यक दाब को पराशर दाब कहा जाता है। देखिए पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना हम लोग दाब को आरोपित करते हैं ना उसी को पराशर दाब कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना हम लोग आवश्यक दाब यानी अतिरिक्त दाब या आवश्यक दाब को लगाते हैं उसी को पराशर दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, संचायक बैटरी से क्या समझते हैं। संचायक बैटरी से क्या समझते हैं। तो देखिए वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें पुनः चार्ज करके प्रयोग में लाया जाता है, संचायक बैटरी कहलाता है। वैसा बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जाता है और जिन्हें पुनः चार्ज करके उसको फिर प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं उसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। संचायक बैटरी का अर्थ क्या होता है कि जिसे लंबे समय तक हम लोग बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और एक बार जब डिस्चार्ज होगा तो फिर उसको हम लोग चार्ज करके क्या करते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, तो इसी को संचायक बैटरी कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा और यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 को क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस पर आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषय का VVI क्वेश्चन को कराया जाएगा और 100% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।